मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। वहाँ रोज़ रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाक्य। ये रात एक डरावनी रात थी जब मैं हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे। मैं इस वजह से नहीं जा सकी क्योंकि मेरा एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर दिए और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई थी कि रात को इस वक्त कौन आया होगा। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर देखी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि मैंने उसे अपने घर में क्यों जगह दे दी और मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया और मैं भी इसके साथ में जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भाग कर चली गई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। वो कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने के इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी। मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के ज़रिए ऐलान हुआ, ये खतरनाक महिला कैदी जेल से फ़रार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह खुद उसे बाहर निकाल ले, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक ही हल है कि तुम इस पानी की टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी ये राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे कि वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर पहले ही पल में ढक्कन उठाकर टंकी में कूद गई। मैं वहाँ से ढक्कन बंद करके नीचे चली आई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसे चले गए। मेरे घर की तलाशी लेने लगे। महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं यहाँ पर? किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सो कर उठी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए। तब मेरी जान को बनाई। मेरी सांस अटकने लगी थी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी वो इस घर में नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वो सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उनकी आपस में बातों से पता चला कि वो मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वो थर थर काँप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहाँ नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बिठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए और थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वो रज़ाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब अगर इसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी दे ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और गरम खाना करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि वो एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है? और ये क्या कह रही थी, मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हो? मेरा सवाल सुनकर उसे गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर वो मुंबई जेल की जेलर है? मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होके मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? वो तो कहने लगी, ये बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है। अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी और अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया है। तो आप मुझे कहानी सुनाकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही जानने का शौक़ है तो ठीक है, फिर सुनो। मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत ही अच्छे और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था। यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफ़ादारी करना चाहिए। काम कितना ही मामूली क्यों ना हो, रुतबा चाहे कितना ही छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपनी ईमानदारी का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं लेना गवारे नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए थे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत ही लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी, पिताजी आप हमारे साथ के लोगों को देख लीजिए, उन्होंने किस तरह तरक्की कर ली है, उनमें से कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है। लोगों के घर रोज़ाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसे। पिताजी हंसकर बोले, बिटिया रानी तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, मैं क्या मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इसमें क्या हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा सब पास कर लेगी तो लग जाएगी। मैं हंसकर कहती, पिताजी आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले
तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, न रिश्वत ना ही सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वो हाल था कि वो ईमानदारी और फ़र्ज़ पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई थी और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे मुंबई जेल की जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी। टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। मैं मुंबई जेल सेलेक्ट हो गई। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे साथ सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही मेरे पास एक पावर थी, मैं वहाँ सलूट करती थी तो मेरा सीना फ़क्र से चौड़ा हो जाता था। गौरी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूं चुप होना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूं खो गई थी, जैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, गौरी फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई। तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज़ सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनके काम शुरू करवा दिए जाते। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी और कुछ नौजवान लड़कियां थीं, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वह वहाँ से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती तो उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ किसके ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया था कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है। औरतें जो भी बहुत ख़तरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी, उनको अलग अलग सेल में रखा जाता है। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था कि जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं है, मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी, इसलिए न सिर्फ खुद काम करती थी बल्कि साथ के लोगों को भी खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरमदिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह से सभी औरतें मुझे पसंद करने लगी थी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी थी। औरतें बताती थी कि मुझे पहले जो जेलर थी वो काम धाम तो कुछ करती नहीं थी, बस रौब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के मर्जी से मारपीट करती थी। लेकिन मैंने कह दिया था कि यहाँ कोई भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक दिन भर राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज उसे बगैर किसी वजह के थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसने ऐसा किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ़्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोज़गार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया था। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफ़ें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक अफ़सर मनीष का रिश्ता आया। जैसे मेरे घर वालों ने सुना मेरी शादी हो गई, मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वह ज़िंदगी में सुख की ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी बड़ा मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा।
उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी से भरे हुए डिब्बे अंदर आने लगे। शुरू शुरू में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डिब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हज़म नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा, ये रोज़ रोज़ देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर तो वही है जिसे कैदियों में से अपने में जासूस बनाए हों, ताकि उसे पल पल की खबर मिलती रहे। मैंने भी उस औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वो मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डिब्बे खुलवाए और इन डिब्बों को अच्छे से तलाशी ली। उन डिब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें दे रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर मालूम करके बताओ, ये देसी घी के डिब्बे आखिर आते हैं तो किसके लिए, और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट बना कर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी तरह हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए जासूसी का काम लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, गौरी, क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर गौरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोज़ाना ही कई डिब्बे देसी घी जेल के अंदर जाते थे और मेरी नज़रों में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाई, उसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा, देसी घी रोज़ रात को अंधेरे कमरे में कुछ औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर सारा स्टाफ इसकी बात को जानता था और आपके कार्यालय में भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी और औरतों को क्यों दिया जाता था, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोज़ाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने उनके नाम बताए और उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो वह काफ़ी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, ये सारा कमाल इसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात तो नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट में आने की खबर बहुत सारे लोगों को दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि मैं रात को जाग सकूं। रात को 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही थी। मैंने सोचा इसका पीछा जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वो कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंकाने वाली बात तो यह थी कि रात को इस वक्त देसी घी खाने की क्या ज़रूरत है, और ज़बरदस्त बात यह कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या दुख बनता है। मैंने 2-3 दिन तक रूटीन देखा, लेकिन उसके अलावा और कोई भी ज़बरदस्त बात मेरे गिरफ्त में ना आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर इनको शक करने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी। कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेंगे, और सबूत आखिर एक दिन मिल गया। उस दिन रात के 11 बज गए थे। मैंने अपना सिर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो ये समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि वही लेडी कांस्टेबल है, तो वो मुझे सोता देख बाहर चली गई। वो किसी से कहने लगी, लगता है वो नींद की दवाई मैडम को जो दी है
उसने असर कर दिखाया है। मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर ही नहीं थी, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो जो भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जा सकूं। ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ गए। लगता था मेरी चाय में जो भी नींद की गोलियाँ मिलाई गई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो गया था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा था, तो मैं घर वापस चली आई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वो बात कर रही थी। इतने में मैं रात की दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो चाय पी नहीं, पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप रख कर आँखें बंद कर ली। थोड़ी देर में वो कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइटें बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ पर अंधेरे कमरे में वो औरतें रोज़ देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और मैंने चेक करके ये सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे मैंने अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल था। वो औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोद ली थी। जाने कितने हफ्तों या महीनों से ये काम किए जा रही थी। वह औरतें कत्ल के जुर्म में जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वो दोनों वहाँ से फ़रार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गई। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वह उनके सर पर खड़ी थी और सुरंग खोदती थी। इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम तो नहीं है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वो देसी घी खाकर रोज़ाना 3 से 4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी, और अब मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना था। वो कौन था? वो बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सिर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा कि मैं खुद जेल के एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फ़ोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया था। वो लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसी ने अपना राज खुलने के डर से मेरे सिर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वो अकेली नहीं है, उसका साथ देने की कोशिश कर रहे थे। वो साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थे, लेकिन इसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगा था कि जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वो इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन्हें दोनों की मदद से वो कैदी औरत सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वे वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दे रही थी। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था।
बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर हो चुका था। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में ख़ास एस्टेरॉइड होते थे, जिसे रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती थी। देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त इस जेलर की मौजूदगी में निहायती चोरी छुपे होता था। इस जेलर ने ये सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसके लिए मुझे मेरे ही किसी दफ्तर में कैद कर दिया है। वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा कर रखा हुआ था, जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब किसी से उसका जुर्म को बुलवाना होता था तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता था। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया, ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैंने उस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई, और तब वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए गौरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर गौरी कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरा अपने कब्ज़े में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर अब मैं यही सोच रही हूँ कि वहाँ जाना तो मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती, तब तक मैं वहाँ नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गौरी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरे जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा था। अब मेरे टेस्ट देने जाना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर गौरी से कहा, मेरे सब घर वाले ऋषिकेश शादी में गए हुए हैं। आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उनके साथ चली गई। मुझे ये सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ। गौरी एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद गौरी की बेगुनाही साबित करना था, और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मुझे मुंबई जेल के अंदर जाती, और यह सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी प्रार्थना रंग लाई। मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे गौरी ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई। मैंने वहाँ जाते ही पहले दिन देख लिया था कि मैं कौन कौन सी औरतें थी जो सुरंग खोदती थी और देसी घी हजम करती थी। इन औरतों को देखकर अंदाज़ा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप करके बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर ये बताया, और जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी ज़िम्मेदार रात वाली ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वहाँ पर कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो कि मुझे ठीक उसी जगह पर मिला था जिस जगह गौरी ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेलर के सेल में छापा पड़ गया। वहाँ सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी से दूसरे ही दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा भी यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर गौरी की बेगुनाही साबित हो गई थी। उसे उसकी पोस्ट दोबारा से दे दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट गौरी को दी गई, और दिन की ड्यूटी मुझे दी गई। जेलर गौरी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की। अब मेरी जेलर गौरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले ही तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया था, और सब कुछ पहले की तरह से अच्छा होने लगा था।